नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम पार्ट जो सेकंड है नीट 2024 का जो क्वेश्चन का सेशन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए, आपने वीडियो देखी होगी। और जहां तक इसका कंक्लूजन जो हमारे सामने आया है अभी तक वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हैं और हमारा सजेशन भी यही है आप लोगों को कि आप एनसीईआरटी को बड़े अच्छे ढंग से कवर अप करें, बेनिफिट रहेगा। सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी हल करें। उसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन अब तक के आईआईटी जेईई मेंस में हो या नीट में हो उनको भी डिस्कस करें। हम लगभग इसमें 15 क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। देखिए सर, क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाँ जी, 86 है, ये पार्ट बी है। पढ़ के बता देते हैं कि सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो ऑप्शन इसके अंतर्गत है वो ऑप्शन है द VF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, यानी VF3 नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट रखता है। दूसरा, NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण से ज्यादा होता है। तीसरा, CO3-2 आयन CO3-2 आयन के लिए 3 विहिप या इनको अनुनादी संरचना आरेखित किए जाते हैं। और लास्ट है, ओजोन के लिए 3 अनुनादी संरचनाओं को आरेखित किया जाता है। आप समझ लें, जो BF3 है, BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, नॉन जीरो नहीं होता। यानी VF3 की जो स्ट्रक्चर है अपने पास वो ये स्ट्रक्चर होती है। और इस BF3 के अंतर्गत आपको पता है कि सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या है वो 3 सिग्मा होते हैं, 0 लोन पेयर होता है और ये होता है 3। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है और इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है आपके पास त्रिकोणीय समतलीय। तो ये आप सुन लें, इसकी ज्यामिति आपकी कौन सी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। दूसरी बात, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो होता है नहीं, इसका कितना होता है? 0। देखो NF3 का भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। और आपको पता है कि NF3 की स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। NF3 सॉरी, देखो इसको ये बनाते हैं हम। NF3 में लॉन पेयर होता है और ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ये भी F बनेगा, ये भी F बनेगा और ये भी F बनेगा। और NH3 का ये होता है। ये डायरेक्ट सवाल है आपकी एनसीईआरटी बुक से। और आपको पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है? कम विद्युत रेडी से कहाँ की ओर होती है? ज्यादा विद्युत रेडी की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो आपको पता है इधर परिणामी जो है द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, इसका परिणामी इधर होगा, इसका परिणामी इधर होगा और इसका परिणामी इधर होगा। इन सबका परिणामी एक दिशा में होगा। तो आपको पता है NH3 का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ज्यादा होता है किससे? NF3 से। तो यहां उल्टा ऑप्शन है अगला। ये भी आपकी CO3-2 का हमने फॉर्मल चार्ज निकाला है कि फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं। तो CO3-2 की जो आप कैनोकल स्ट्रक्चर बोल दें, आप क्यों कैकुले या अनुनादी संरचना बोल दें, वो भी आपकी 3 होती हैं। और वो भी हम बता दें आपको कि CO3 में ये होता है C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास नेगेटिव होता है और ये आपके पास नेगेटिव होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है डबल सिंगल नेगेटिव। तो प्रत्येक पे आएगा, ये यहाँ देगा यहाँ नेगेटिव, ये यहाँ देगा यहाँ नेगेटिव। तो इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं? 3 अनुनादी संरचनाएं होती है। ओजोन की तो कितनी होती है? 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? तीसरे नंबर का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। हमने आपको बताया है कि केमिकल बॉन्डिंग में जब हमने फॉर्मल चार्ज निकालना आपको सिखाया था, वहां पे भी हमने फॉर्मल चार्ज निकाला था। किस में निकाला था? कार्बोनेट आयन में निकाला था। और कार्बोनेट आयन में हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाला था, जो कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया था।
और आपको पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ सिग्मा बाकी 3, तो कितना आता है 4/3 आता है। ये भी आपके स्कूल लेक्चरर में क्वेश्चन आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, तीसरे नंबर का। आइए चलते हैं आगे। अगला क्या है, ये भी बढ़िया सवाल है, ये डी एंड एफ ब्लॉक का है भाई। क्या पूछ रहा है देखो, द पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयन विच आर डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक का मीनिंग क्या है, प्रतिचुंबकीय है। और प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है कि जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहें, युग्मित रहें। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेंगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी नेचर क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। और आप यहां से चुंबकीय आघूर्ण भी निकालते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिख देता हूं। वो होता है आपके पास म्यू बराबर √N n+2 बोर मैग्नेट। ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो क्या कह रहा है कि देखो सीरियम है, सीरियम +4 है, और सीरियम अगर +4 है तो देखो सीरियम +4 है, बात कर लेते हैं। देखो सीरियम +4, सीरियम है और एक वाईवी है, अपने पास सीरियम भी है और एक कौन सा है आपके पास, वाईवी है। तो आपको पता है सीरियम और वाईवी में जो वाईवी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो होता है कितना, आपको पता है 4f14 होता है, और आपके पास क्या होता है 6s2 होता है। और एक अपने पास सीरियम होता है, और इस सीरियम का क्या होता है, क्योंकि आपको पता है 4f1 होता है, 5d कितना होता है 1 होता है, और 6s क्या होता है 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, C+4 है। तो ये गया यहां से, ये गया यहां से, ये गया यहां से, तो 0 बचे। तो क्या हुआ सर कि सीरियम +4 में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चारों के चारों निकल गए। और इधर क्या है हमारे पास, अगर इसमें +2 वैलेंसी है तो +2 निकल गया, यहाँ पे भी +4 निकल गया, तो अपने पास क्या बचा 4f14 बचा। और f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 7 कक्षक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, केवल और केवल कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो इसका मतलब इनकी प्रकृति कैसी है, प्रतिचुंबकीय है। शुरुआत में हम पढ़ाते हैं कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपके सवाल है। चलो अगला सवाल क्या कहता है, अच्छा सवाल है ये भी देखो। हाँ जी, क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 57 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सक्रियण ऊर्जा पूछ रहा है। जब ताप को 27 से 57 डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित किया जाता है तब किसी अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। आपको दिया है आर की वैल्यू। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर रेट कांस्टेंट जो आपका गैस स्थिरांक होता है उसकी वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मिलेगी ना। और कितनी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और लॉग की वैल्यू कितनी है 0.60। तो यहाँ पे डायरेक्ट सवाल लगेगा आपका, देखना एक बार मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है कि आपको पता है कि यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी का जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है log K2 डिवाइडेड बाई K1 इक्वल्स EA डिवाइडेड बाई 2.230 R 1/T1 माइनस 1/T2। सारी वैल्यू आपके सामने है। आपको पता है 4 गुना हो जाता है, तो रेट दिया है R2/R1 इक्वल्स क्या है 4/1। इसका मतलब K2/K1 भी कितना है 4, K2/K1 कितना है 4। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो एक्टिवेशन अगर एनर्जी पूछ रहा है तो ये तो आपको ज्ञात करनी है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है, K2/K1 की वैल्यू भी है। तो ध्यान से देखो क्या बचा, बोलो log K2 यानी 4/1 इक्वल्स ये हमें पूछ रहा है, और यहाँ हो गया 2.230 R की वैल्यू। ध्यान से देखना
8.314। और ध्यान रखना आंसर अपना किलो जूल में है, और किलो जूल में है तो ये जूल में है, और जूल को हम किलो जूल में कर लेंगे कन्वर्ट, तो भाग लग जाएगा 1000 का, और 1000 कहां पहुंच जाएगा हमारा ऊपर। आगे क्या बचा, 1/T1 माइनस का 1/T2। आपको पता है टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी हुई है, टेम्परेचर इक्वल्स दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ जोड़ देंगे हम 273, और अगर 273 जोड़ेंगे तो कितना केल्विन हो गया, 300 केल्विन, और T2 बराबर क्या हो गया, 57 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ऑफ 273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी जीरो हो गया, ये 330 केल्विन हो गया। तो T1 की जगह हम क्या रख देंगे, T1 की जगह तो आ जाएगा अपने पास 300 केल्विन, और T2 की जगह आ जाएगा अपना 330 केल्विन। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से इसको आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। एक बार और वैल्यू रख लें, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ध्यान से सुने। आपको पता है log 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको देखो log K2/K1 इक्वल्स EA इंटू 1000/2.230 1/300 माइनस के 1/330, ये वैल्यू आएगी। और यहां से आप सिंपली क्या निकाल लेंगे, के एक वो EA की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो EA की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 380.4 किलो जूल प्रति मोल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पे, ये चैप्टर हमने पढ़ाया फॉर द गिवन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी हुई है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है अपने पास KMnO4। तो KMnO4 सुनिएगा, मैंने आपको बताया है कि जब भी KMnO4 दिया गया हो, एल्कीन दी हुई हो, तो उसका एसिड बनता है। तो क्या होगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसका भी एसिड बनेगा, और इसका भी क्या बनेगा, एसिड। तो इसका भी COOH बना दो, और इसका भी क्या बना दो, COOH। तो कितने मोल बन जाएंगे यहाँ पे, 2 मोल बन जाएंगे। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सेकंड। चैप्टर नंबर ये भी आपका जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वहां से ये सवाल आया है। सीधा सवाल है, सीधा, कहीं कोई घुमाने वाली चीज नहीं थी। बच्चे बोलते रिएक्शन याद नहीं हो रही। सर रिएक्शन के लिए आपको करना क्या है, आपको तो रिएक्शन वहां मिलेगी ना, आपको तो वहां रिएक्शन मिलेगी, आपको पहचानना ही तो है कि क्या बनेगा। वहां तो आंसर भी होगा और क्वेश्चन भी होगा ना। अगर आप हल्की सी भी मेहनत करते हो ना, तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा। बहाने बनाने वो एक बात अलग होती है। अगला क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 90, अच्छा सवाल है। द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल, मैंने खूब पढ़ाया है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमोस्फियर टू 10 एटमोस्फियर। आराम से सुने, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 20 एटमॉस्फेयर दाब से 10 एटमॉस्फेयर दाब तक उत्क्रमणीय रूप से समतापी प्रसारण के दौरान किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए था, मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाया है, और मैंने आपको बोला है कि W बराबर बेटा याद कर लीजिए आप। और क्या याद करना था कि माइनस के 2.230 NRT लॉग P1 बटे क्या, P2, ये फॉर्मूला लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप गलत करके आए। देखिए, हाँ जी, W बराबर माइनस के 2.230, R की वैल्यू कितनी है, 2, R की वैल्यू तो 2 है, N की वैल्यू 1 है, टेम्परेचर कितना है, 25, 25 का लिखेंगे तो कितना होगा, 298 केल्विन इनटू लॉग P1 कितने से कितने तक, 20 एटमॉस्फेयर से 20 बटे क्या आ जाएगा, 10। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधी सीधा सा लगा था फॉर्मूला। मैंने आपको खूब पढ़वाया है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट होता है,
और अभी भी नीट में जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया है वहां पे भी ये सवाल है कि टी कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो समायतनिक है, और यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो समदाब है, और यदि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं ये रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो सीधा सा सवाल था, लगभग इसका जो आंसर आपको है वो है -413.14। आप कर लेंगे ऑप्शन नंबर पहला। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक रिएक्शन थी आपकी हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना तो एक रिएक्शन थी कि एल्कोहलों से क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो उसकी दो रिएक्शन थी, एक तो PCl3 से थी और एक PCl5 से थी। तो जो PCl3 वाली जो रिएक्शन थी ना, उसमें आपको पता है जब एल्कोहल की अभिक्रिया हम करवाते हैं तो एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करवाते हैं तो वहां 3 Cl है, तो 3 एल्कोहल लेने पड़ते थे। PCl5 के साथ कराते हैं तो केवल आपको क्या लेना पड़ता था, PCl5 लेना पड़ता था, वहां ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं थी। आ जाओ, देखो मैं आपको रिएक्शन ही करके बता देता हूं। ये एल्कोहल है और इस एल्कोहल की रिएक्शन आप करवा रहे हो PCl3 से, तो करवाएंगे ना तो आपको 3 लेना पड़ेगा, और जैसे ही आपको 3 लेना पड़ेगा तो आपको पता है 3H 3O और 1P क्या बाहर निकला, 3H3PO3 प्लस ऑफ क्या निकला 3RCl। तो ये तो इसमें तो क्या निकलेगा यहाँ H3PO3। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल थी कि अल्कोहल की अभिक्रिया आप करवा दो किससे, PCl5 से। जैसे ही करवाओगे तो क्या होगा, यहां से H और यहां से Cl HCl और यहां से POCl3। जैसे ही बाहर निकला तो आपको पता है यहाँ आ गया POCl3 प्लस ऑफ यहाँ क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड। तो आपको सिंपल सा टिक करना था कि यहाँ आपको पता है कि एक में तो निकलेगा H3PO3 और एक में निकलेगा POCl3। ये वाला करेक्ट आंसर तीसरे नंबर। और ये विधि आप याद कीजिए, मैंने कराई है कि एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक तो किया जाता है PCl3 से, एक किया जाता है PCl5 से। चलें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर अगला 92। देखो ये प्रैक्टिकल का था कि कौन से ग्रुप का है, तो ये तो आपको याद रखना है। गिवन बिलो आर द सर्टेन cations using inorganic qualitative analysis arrange them in increasing group number from 0 to 6, यानी 0 से 6 तक ग्रुप के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। तो आप इसको याद कर लेंगे, आपकी जो सिंपल बुक चलती है ना प्रैक्टिकल की, वहां से आपको ये याद करना था। और इसका आंसर मैं बता देता हूं, आप मैच कर लेंगे। ऑप्शन आएगा 4 नंबर का, यानी कि ये पहले ये कॉपर सल्फेट आएगा, Cu+2 आएगा, फिर आपका Al+3 आएगा, फिर आपका कोबाल्ट प्लस आएगा, उसके बाद आपका कौन सा है इसमें दिखा हुआ नहीं है शायद, एक बार देख लेते हैं, दिख नहीं रहा है उसमें, Ba+2 है ना। उसके बाद आएगा आपके Ba+2 आएगा, और उसके बाद ई नंबर का कौन सा आएगा, Mg+2 आएगा। ये आपका यहां से सीधा सवाल था। अगला सवाल की बात करते हैं, क्या कहता है, द प्लॉट ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर का दो यूज है। आप आरओ का पानी पीते हो ना, ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, यानी प्रतिलोम परासरण होता है। वर्सेज कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स फॉर इज सॉल्यूशन गिविंग ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप। एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और जिसका जो स्लोप होता है वो 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें साफ नहीं दिख रहा इधर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या लिखा है, चलो इधर देख लेते हैं, है ना। सीधी रेखा देता है जिसका ढाल इतना है, स्लोप उसका इतना है, वह ताप जिस पर परासरण दाब मापा गया। तो ताप ज्ञात कीजिए, तो सीधा ही है ना। आप क्या जानते हो, पाई बराबर क्या होता है बताओ, CRT होता है। अगर CRT होता है तो पाई और सी के मध्य एक ग्राफ बनाया गया जिसका जो ढाल दिया है आपको, स्लोप दिया है, वो कितना दिया है बताओ, 25.73 है ना लीटर बार
मोल इनवर्स इसका स्लोप है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर ज्ञात करो। तो सीधा ढाल है ना, तो y बराबर सीधी इक्वेशन लगेगी mx प्लस सी, या y बराबर mx। तो क्या होगा, आपको पता है ढाल, तो ढाल किसके बराबर होगा, RT के बराबर। तो आपको दिया है कि स्लोप बराबर होगा कितना, RT। और आप देखो स्लोप तो हमें दिया है 25.73, तो R की वैल्यू आपको दी है 0.083, और टेम्परेचर निकालना था, तो T बराबर क्या आ गया 25.73। इसकी यूनिट आपको दी हुई है लीटर बार मोल इनवर्स डिवाइडेड बाई आपके पास 0.083, उसकी वैल्यू लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, बार से बार गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स गया, लीटर से लीटर गया। हमने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, कितनी वैल्यू आएगी लगभग इसकी, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू आएगी 3, टेम्परेचर बराबर 310 केल्विन। और आपको पता है आंसर केल्विन में नहीं दिया था, तो आपको पता है कि जो केल्विन में हम निकालते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना जोड़ देते हैं, 273, और हमें निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में से 273 घटा देंगे, और वैल्यू कितनी आई है बोलो, 310 माइनस के 273, और 310 में से 273 घटाएंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 4 नंबर का, जिसका है 37। ऐड कर लो एक बार, है ना, 273 प्लस 3, ये 0, 11, 1 कितना आया 310। इसका करेक्ट आंसर कौन से नंबर का होगा, 4 नंबर का। चलें आगे, अगला सवाल देखते हैं। देखो ये आपका जो है ना, वो आपका जो पहला ही चैप्टर है 11th क्लास का। सबसे पहले आपको पता है कि उसके अंतर्गत हम सीधा निकालते हैं कि मोल क्या होता है, और मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है, संख्या बटे एन होती है, और आयतन बटे 22.4 होता है। यही तो करते हैं। दूसरी बात, इसी में हमें एक पता है कि मूल अनुपाती सूत्र निकालते हैं, तो कुछ नहीं होता कि परसेंट जो मात्रा होती है उसको अणुभार से डिवाइड कर देते हैं, एक संख्या मिलती है, और उस संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग लगा देते हैं, और सिंपल रेशियो उसका ले लिया जाता है, और वही उसका कौन सा है, मूल अनुपाती सूत्र होता है। यही तो बोल रहे हैं ना हम। आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, ए कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स इज, यानी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, यानी मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताइए प्रतिशत मात्रा निकालने हैं आप, प्रतिशत मात्रा जैसे ही निकालोगे तो क्या होगा, आपको पता है कि ए एक आपके पास बी, ए आपके पास सी। ए के तो आपके आए 32%, ए के आए 20%, तो कितना आ गया, 2, 5, 52 आ गया 48%। इसको डिवाइड कर दो परमाणु भार, ए का परमाणु भार कितना है 64, बी का परमाणु भार कितना 40, सी का परमाणु भार कितना 32। भाग लगाएंगे 1/2, इसमें भी भाग लगाएंगे 1/2, इसमें भी भाग लगाएंगे 3/2। इसकी वैल्यू आई 0.5, इसकी वैल्यू आई 0.5, और इसकी वैल्यू आई 1.5। इसका मतलब क्या हुआ सर, इस सबसे छोटी संख्या का भाग लगा देंगे तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। तो A1 B1 C3 करेक्ट आंसर है, A1 B1 C3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम में बने हुए उत्पाद और ए और बी है। तो ये आपको पता है कि एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस यानी PBr3 के साथ कराएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा या हेलो एरीन बनेगा। तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ए नंबर पे आपके पास डायरेक्ट उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे है आपके पास CH3, और यहाँ पे आएगा कौन, Br। और फिर उसकी अभिक्रिया कराएंगे हम एल्कोहलिक KOH के साथ, और एल्कोहलिक KOH के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो आपको पता है
एल्कोहलिक एलिमिनेशन अभिक्रिया होगी, यानी एल्कीन बनती है, एल्कोहल से एल्कीन बनती है और जल से एल्कोहल बनता है। दो प्रकार के एल्कोहल काम आते हैं ऑर्गेनिक में, एक तो होता है एल्कोहलिक KOH और एक होता है जलीय KOH। चलें, तो यहां से क्या होगा, एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th नंबर का। चलें आगे, ये प्रैक्टिकल से था। देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द मोर साल्ट, during the preparation of more salt solution ferrous ammonium sulfate, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of the Fe+2 ion। हम मिलाते हैं और मिलाते कौन सा है उसके अंतर्गत आपको पता है, हम मिलाते हैं डाइल्यूट H2SO4। क्या मिलाते हैं उसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें मिलाते हैं, किसके लिए, प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसका, Fe+2 का। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, 96 हो गए अपने। अब बचा है, देखो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं हम 97 से। देखो इस क्वेश्चन जो आया है 97, ये 97 जो है हमारा इक्विलिब्रियम से है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी हार्ड थी, आपको कुछ करना नहीं था। ये लिखा हुआ था, इनकी सांद्रता हमारे पास दी हुई थी कि N2 की सांद्रता है 3.0 इंटू 10 की पावर 10 की घात -3 और O2 की है 4.2 इंटू 10 की पावर -3m और NO की दे रखी है 2.8 इंटू 10 की पावर -3m। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। और आपसे पूछ रहा है कि सांद्रताओं के साथ किसी सीलबंद पात्र में निम्नलिखित साम्य पर विचार कीजिए। तो ये रिएक्शन दी है और लास्ट में कह रहा है कि यदि NO के 0.5 मोल लीटर को सील बंद पात्र में लिया जाए तो वियोजन की मात्रा क्या होगी। तो वियोजन की मात्रा के लिए आपको पता है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि 2NO इज इक्वल टू N2 प्लस O2। ठीक है, इसकी सांद्रता C, इसकी 0, इसकी 0, कितना कम हो गया, C अल्फा, कितना बना C अल्फा, कितना बना C अल्फा। 2 मोल है तो किससे, 2 से डिवाइड हो गया। आप निकाल लेंगे Kc बराबर क्या होगा, NO की कंसंट्रेशन O2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई NO की पावर क्या हो जाएगा 2। इसकी वैल्यू है अपने पास, इसकी वैल्यू है अपने पास, इसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू निकाल लेंगे हम, Kc की वैल्यू निकाल लेंगे और Kc की जब वैल्यू आ जाएगी तो हम लास्ट में क्या निकाल लेंगे, अल्फा। तो आप घर पे सॉल्व करना और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.717। अगला, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। सबसे सरल है, सबसे सरल है, बहुत सरल है। मैंने आपको 6 बार बता दिया कि CN के साथ NaCN के साथ कराएंगे तो CN का 2 प्रकार का हाइड्रोलाइसिस होता है। एक हाइड्रोलाइसिस होता है पूर्ण, पूर्ण में तो बनेगा कार्बोक्सिलिक और आंशिक होगा तो क्या बनेगा, एमाइड। और एमाइड में एक रिएक्शन काम आती है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ये कार्बन को कम कर देती है। कहाँ दिक्कत आई थी, ये देखा, ये ने यहाँ से आई, यहाँ से तो यहाँ क्या आ गया बताओ, CN, तो क्या बचा CH3 CH2 CH2 CN। इसका आंशिक जल अपघटन कराया, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो ये बनेगा एमाइड CH3 CH2 CH2 CONH2 और इसका कराएंगे हम क्या, Br2 दे दे या NaOH दे दे तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा और ये क्या है CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेन एमीन, या इसका नाम होगा प्रोपिलएमीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। चलें आगे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 96 99 सॉरी 96 नहीं, कौन सा है 99। देखो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल है। फेराडे के रूल्स हमने पढ़े हैं और फेराडे के रूल्स में हमने बता रखा है, फेराडे का प्रथम नियम भी होता है, फेराडे का दूसरा नियम भी होता है। निक्षेपित पदार्थ के लिए एक फॉर्मूला यूज लेते हैं हम, W बराबर M I